हेलो स्टूडेंट, आई एम लीलम चंद्राकर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है पीएच एंड अ बफर सॉल्यूशन। इस लेक्चर में हम पीएच के बारे में देखेंगे और बफर के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पीएच क्या है। पीएच किसी विलयन की अम्लीयता या फिर क्षारीयता मापने का पैमाना होता है। इसकी खोज सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट ने 1909 में की थी। ठीक है। पीएच को सिंपली बोला जाता है कि ये आपका कितना प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन है किसी भी सॉल्यूशन में, यानी पीएच को बोलते हैं निगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या है? जब भी कोई वाटर H2O, ठीक है, तो वाटर को अगर आप तोड़ोगे तो ये 2 पार्ट में टूटेगा, एक H प्लस में और एक OH माइनस में। ठीक है, तो ये H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो कॉन्सेंट्रेशन को डिफाइन करता है। तो इस कॉन्सेंट्रेशन का जब हम निगेटिव लॉग लेते हैं तो ये आ जाता है पीएच। ठीक है, तो किसी सॉल्यूशन में H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन को पीएच कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं पीएच स्केल को। ठीक है, तो पीएच स्केल में 0 से लेकर 14 तक संख्याएं होती हैं। प्योर वाटर का जो पीएच है वो 7 होता है, मतलब कि ये न्यूट्रल होता है। अब 7 से नीचे, मतलब कि जैसे जैसे 0 की ओर जाओगे तो विलयन की जो अम्लीयता है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, और पीएच 7 से ऊपर विलयन जो है वो क्षारीय होता है, मतलब कि 7 से ऊपर 14 तक बढ़ने पर क्षारीयता में वृद्धि होती जाती है। तो किसी सॉल्यूशन का पीएच मान जो है वो उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट H प्लस आयन के मोल पर लीटर में कॉन्सेंट्रेशन का निगेटिव लॉग होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कुछ बायोलॉजिकल फ्लूइड और टिश्यू के पीएच को दिया गया है। तो इसमें फर्स्ट है ब्लड। तो ब्लड का पीएच होता है 7.4 से 7.5 तक। ठीक है, मतलब कि ये क्षारीय होता है। सलाइवा का पीएच होता है 6.4 से 6.8। ठीक है, मतलब कि ये एसिडिक है। बाइल जूस का पीएच होता है 7.8 से 8.6। पैंक्रियाटिक जूस का पीएच है 8। गैस्ट्रिक जूस का पीएच होता है 1.8 से 1.5 से 1.8। ठीक है, मतलब कि ये हाईली एसिडिक होता है। यूरिन का पीएच होता है 5.5 से 7। ठीक है, और टीयर का पीएच होता है 7 से 7.4। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बफर को। बफर सॉल्यूशन क्या है? तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कम मात्रा में बाहर से एसिड या फिर बेस विलयन मिलाने पर भी H प्लस या फिर OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, या फिर पीएच मान जो है वो अपरिवर्तित रहता है, तो उसको बफर सॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, मतलब कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि अपने अंदर, जैसे कि कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, इसके अंदर हमने एसिड डाल दिया, तो बफर वो चीज़ है, अगर इस सॉल्यूशन में बफर होंगे तो वो रजिस्ट करेंगे कि हमारे अंदर हमेशा एसिड डाला गया तो भी हमारे अंदर पीएच जो है वो चेंज ना हो। ठीक है, तो बफर जो है वो 2 सब्सटेंस जो रजिस्ट करती है कि उनके अंदर एसिड डाला जाए या बेस डाला जाए, तो अपने पीएच चेंज को रजिस्ट करते हैं किसी न किसी तरीके से, पीएच को न्यूट्रलाइज करके। ठीक है, उसे कहा जाता है बफर। उसके बाद है बफर कैपेसिटी। इट इज़ डिफाइंड एज द मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिक्वायर्ड टू चेंज द पीएच ऑफ 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन बाय 1 यूनिट। इसका मतलब होता है कि कितने मोल स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिक्वायरमेंट होगी 1 लीटर सॉल्यूशन का पीएच चेंज करने में बाय 1 यूनिट। ठीक है, उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ बफर। इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टीज है द पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन इज कांस्टेंट। उसका पीएच हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, कभी भी फ्लक्चुएटेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सेकेंड है द पीएच ऑफ बफर डज नॉट चेंज ऑन डाइल्यूशन। डाइल्यूशन करने के बाद बफर का पीएच कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद थर्ड है द पीएच डज नॉट चेंज इवन आफ्टर एडिशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ एसिड और बेस। पीएच कभी भी एसिड और बेस
स्मॉल क्वांटिटी में ऐड करने के बाद भी कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज है बफर की। उसके बाद है टाइप्स ऑफ बफर। तो केमिकल नेचर के बेस पे बफर टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है एसिडिक बफर और सेकंड होता है बेसिक बफर। ठीक है, तो फर्स्ट हम इसमें देखते हैं एसिडिक बफर को। तो ये डाइल्यूट एसिड सॉल्यूशन और इसके लवण को मिलाने से बनता है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट, इनमें कम मात्रा में एसिड या फिर बेस मिला देने या फिर डाइल्यूट करने पर भी इनके पीएच मान में कोई चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड है बेसिक बफर। तो ये डाइल्यूट बेस और उनके लवण विलयन को मिलाने से बनता है। फॉर एग्जांपल के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड विलयनों का मिश्रण। ठीक है, तो ऐसे बफर में कुछ मात्रा में बेस या फिर एसिड को मिला देने या डाइल्यूट करने पर या फिर अधिक समय तक रखने पर भी इनके पीएच मान में कोई चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद है बफर सिस्टम इन बॉडी। तो एनिमल के बॉडी में डिफरेंट टाइप के बफर सिस्टम पाए जाते हैं। बॉडी के पीएच को मेंटेन करने के लिए डिफरेंट मैकेनिज्म है। इसमें फर्स्ट मैकेनिज्म है ब्लड बफर। इसके अंतर्गत हम देखेंगे बाइकार्बोनेट बफर और फॉस्फेट बफर को। उसके बाद सेकेंड है रेस्पिरेटरी बफर और थर्ड है रीनल बफर। ठीक है, तो फर्स्ट हम इसमें देखते हैं ब्लड बफर सिस्टम को। तो हमारे ब्लड में नेचुरली तौर पर कुछ ऐसे सब्सटेंस प्रेजेंट हैं जो वीक एसिड और उसके साथ स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट बनाते हैं। ठीक है, जो कि बफर की तरह एक्ट करती हैं और ब्लड की पीएच चेंज को रजिस्ट करते हैं। ठीक है, तो दो तरह के बफर सिस्टम है जो हमारे ब्लड में एक्टिवेट हुए रहते हैं। इसमें से फर्स्ट है बाइकार्बोनेट बफर। ठीक है, तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में क्या होता है, जो बाइकार्बोनेट आयन है मतलब कि HCO3- आयन है, वे हाइड्रोजन से H2O से हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, और उसके साथ में कंबाइंड होकर के कार्बोनिक एसिड को बनाता है। ठीक है, ये एसिड जो है वो कम मात्रा में बनता है। ये जो कार्बोनिक एसिड बना है वे वीक एसिड होता है। ठीक है, अब एसिडोसिस की कंडीशन में क्या होता है, ये जो बाइकार्बोनेट आयन है वो एसिड के साथ मतलब कि H+ आयन के साथ में कंबाइंड होकर के H2O + CO2 बनाता है। ठीक है, ये जो CO2 है वो बाहर हो जाता है। अब एल्कालोसिस की कंडीशन में क्या होता है, जो कार्बोनिक एसिड होता है वो बेस के साथ मतलब कि OH- आयन के साथ में कंबाइंड होकर के H2O + बाइकार्बोनेट आयन को बनाता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड है फॉस्फेट बफर सिस्टम। तो फॉस्फेट बफर सिस्टम को दो चीज़ें मिलकर बना रही होती हैं। एक होता है Na2HPO4। अब इसमें दो सोडियम है मतलब कि ये सॉल्ट है, और दूसरी होती है NaH2PO4। ठीक है, तो कोई भी चीज़ आप किसी भी इक्वेशन में देखते हैं कि अगर दो हाइड्रोजन हैं इसका मतलब कि वो एसिड है, और अगर दो सोडियम आयन है इसका मतलब ये है कि वो सॉल्ट है। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन का मतलब है कि ये एसिड है और ये सॉल्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों होते हैं हमारे ब्लड में, और इन दोनों का मिश्रण एक नॉर्मल बफर के समान वर्क करता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड मैकेनिज्म है रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म। तो जो हमारे दूसरा जो बफर सिस्टम है जो हमारे पीएच को मेंटेन रखता है वो है रेस्पिरेटरी बफर सिस्टम। जब कभी भी हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हाई हो जाता है तो रेस्पिरेशन का रेट जो है वो तेज हो जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाए। और जब कभी भी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड लेवल कम हो जाता है तो उस टाइम हमारी रेस्पिरेशन रेट जो है वो स्लो हो जाती है, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में कंजर्व हो। तो इस तरीके से रेस्पिरेटरी रेट हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल मेंटेन रखता है। ठीक है, तो इसमें बाइकार्बोनेट क्लोराइड शिफ्ट होती है मतलब कि Hb जो है वो हीमोग्लोबिन जो है वो
कैसे ट्रांसफ़र करेगा आपके कार्बन डाइऑक्साइड को। तो टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड, ये प्रोसेस जो है वो ब्लड में हो रही है। तो ये है ब्लड वेसल्स, ये है ब्लड के अंदर होता है आरबीसी। तो ये है आरबीसी सेल और ये है प्लाज्मा, ठीक है, और ये है हमारी सेल। तो टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आरबीसी के अंदर आते हैं और आरबीसी के अंदर ये वाटर के साथ में कंबाइंड होकर के कार्बोनिक एसिड को बनाता है, ठीक है। फिर ये जो कार्बोनिक एसिड है वो डिसोसिएटेड होता है H प्लस बाइकार्बोनेट आयन, मतलब कि SCO3- आयन में, ठीक है। उसके बाद जो बाइकार्बोनेट आयन है वो सेल से बाहर चले जाते हैं, ठीक है, प्लाज्मा में, और उसके बदले चूंकि एक निगेटिव आयन बाहर गया है तो पीएच को मेंटेन करने के लिए एक निगेटिव आयन अंदर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोराइड आयन जो है वो सेल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन आयन है वो Hb के साथ, मतलब कि हीमोग्लोबिन से के साथ में कंबाइंड रहता है, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस हुई है ये ट्रैवल करता है लंग्स में, और जब लंग्स में पहुँचेगा तो ये जो सारी प्रोसेस है वो रिवर्स होगा, ठीक है, मतलब कि रिवर्स मैकेनिज्म होगा। दोबारा ये जो Hb है वो हाइड्रोजन को छोड़ेगा और बाइकार्बोनेट आयन में फिर से अंदर से मतलब कि जो बाइकार्बोनेट आयन है वो फिर से अंदर सेल में आ जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होगा, जब ये लंग्स में जाएगा तो जो Hb है वो हाइड्रोजन आयन को मतलब छोड़ेगा और जो बाइकार्बोनेट आयन है वो प्लाज्मा से सेल के अंदर में आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से एक नेगेटिव आयन सेल के अंदर आ रहा है तो यहाँ से क्लोराइड आयन फिर से बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसको कहा जाता है क्लोराइड शिफ्ट, ठीक है। अब ये जो बाइकार्बोनेट आयन है वे आरबीसी के अंदर आ गया और अंदर आने के बाद ये फिर से H+ आयन के साथ में कंबाइंड होकर के कार्बोनिक एसिड को बनाएगा, ठीक है। और कार्बोनिक एसिड जो है वो H2O + CO2 में फिर से टूटेगा, ठीक है। और ये जो CO2 है वे निकल जाएगा लंग से एयर के थ्रू, ठीक है। उसके बाद जो आखिरी मैकेनिज्म है वे है रीनल मैकेनिज्म, पीएच के रेगुलेशन के लिए। किडनी में मेटाबॉलिक के कारण कुछ एसिड का फॉर्मेशन होता है। हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा कंडीशन एसिडिटी का होता है क्योंकि हमारे बॉडी में बहुत से मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू हाइड्रोजन आयन जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन आयन है वे हाईली एसिडिक होता है। इस एसिड को हमें यूरिन से बाहर निकालना होता है। तो इसके लिए जो सिस्टम है, जो मैकेनिज्म है वे है रीनल मैकेनिज्म। इसमें या तो हम एल्किलीज को रिजर्व कर सकते हैं या फिर हाइड्रोजन आयन को एक्सक्रिएट कर सकते हैं। अब ये किडनी में हो रहा है तो एक तरफ होगा ब्लड वेसल्स और एक तरफ होगा किडनी की सेल्स, ठीक है। एक जनरल बात आपको पता होनी चाहिए कि जब भी किसी मेम्ब्रेन के क्रॉस हम एक चीज़ को दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट करते हैं, सपोज अगर एक पॉजिटिव आयन जो है वो सेल के अंदर जा रही है, ठीक है, तो यहाँ से तो इस जगह पे पॉजिटिविटी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। इसके बदले या तो एक निगेटिव आयन भी इस तरफ अंदर जाना चाहिए या फिर एक जो पॉजिटिव आयन है वो सेल से अंदर से बाहर आना चाहिए, ठीक है, ताकि पीएच जो है वो मेंटेन रहे। तो रीनल मैकेनिज्म में क्या होता है, एसिडोसिस की कंडीशन में क्या होती है, H+ आयन जो है वो किडनी ट्यूब्यूल से सिक्रीट होते हैं और बफर के साथ कंबाइंड होकर के यूरिन के थ्रू एक्सक्रिएट कर दिए जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एल्कोलोसिस की। तो एल्कोलोसिस की कंडीशन में क्या होता है, एक्सेस जो बाइकार्बोनेट आयन है वो किडनी ट्यूब्यूल्स में सिक्रीट होते हैं और सोडियम के साथ में कंबाइंड होकर के यूरिन के थ्रू एक्सक्रिएट कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये है टिश्यू, ठीक है, सेल, और ये है आरबीसी। तो सेल से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो टिश्यू से ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, और ब्लड में ट्रांसपोर्ट होकर के वाटर के साथ में कंबाइंड होकर के कार्बोनिक एसिड को बनाता है, ठीक है। अब चूंकि ये आरबीसी सेल है तो इसमें
हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं जो कि पोटेशियम के साथ में कंबाइंड होता है। ठीक है, अब ये जो KHB है वो इस कार्बोनिक एसिड के साथ में कंबाइंड होकर के पोटेशियम बाइकार्बोनेट प्लस HHB में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये जो KHCO3 है वो K प्लस प्लस HCO3 माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब जो बाइकार्बोनेट आयन बना है वो सेल के बाहर प्लाज्मा में ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे एक नेगेटिव आयन बाहर जा रहा है तो अंदर एक क्लोराइड आयन आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्लोराइड आयन अंदर आ जाएगा। ये जो क्लोराइड आयन है वो इस पोटेशियम के साथ में कंबाइंड होकर के KCl बनाता है। ठीक है, और जो बाइकार्बोनेट आयन है वो प्लाज्मा में सोडियम आयन के साथ में कंबाइंड होकर के सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता है जो कि बाहर एक्सक्रिएट कर दिए जाते हैं। ठीक है।